अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, थोड़ी स्पोर्ट्स की बात हो जाए क्रिकेट से हट के। पेरिस ओलंपिक शुरू होने वाले हैं 10 दिनों के बाद, और पेरिस में कल एक सोल्जर को चाकू मार दिया एक पेरिस ट्रेन स्टेशन के बाहर। 11 दिन बाद 10 दिन बाद पेरिस में ओलंपिक शुरू होने वाले हैं। ये सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट होता है दुनिया में। और फ्रांस के कैपिटल पेरिस में इस वक्त आर्मी और जनदार्म फ्रांस में दो किस्म की पुलिस होती है। एक तो नॉर्मल पुलिस होती है, एक जनदार्म होती है। जनदार्म एक्चुअली फ्रेंच वर्ड है जॉन द आर्म। जॉन मतलब पर्सन, मैन, दे मतलब फ्रॉम, आर्म मतलब आर्मी। यानी आर्मी से नहीं होते वो, लेकिन वो हथियार वाले लोग होते हैं। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि पुलिस के पास डंडा होता था, लेकिन जॉन्दार्म के पास बंदूक होती थी, पिस्टल होती थी। तो ये जॉन्दार्म, जैसे आपके यहाँ कह लें कि सीबीआई होती है या एक स्पेशल पुलिस होती है, तो जॉन्दार्म को पूरे पेरिस में फैला दिया गया है। आर्मी को भी कई जगहों पे डिप्यूट किया गया है, ट्रेन स्टेशनों पे इधर उधर। तो एक जॉन्दार्म क्या पुलिस वाले को चाकू मार दिया। बहरहाल चाकू मारने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तक पता नहीं चला कि मोटिव क्या था, लेकिन पेरिस का हाल ख़राब है। अजीज़ दोस्तों, मैं बेल्जियम में जब रहता था ना, अर्ली 90s में, तो मैं जब एक दुकान पे जॉब करता था, एक स्टोर था बहुत बड़ा, वो अफ्रीकन वेजिटेबल और पाकिस्तानी इंडियन वेजिटेबल का बिजनेस करते थे। तो पाकिस्तानी इंडियन वेजिटेबल जैसे भिंडी, कद्दू, हरी मिर्च, ये सब चीज़ें हैं ना, वहाँ बेल्जियम में उस वक्त नहीं मिलती थी। तो हम कीनिया से वो इंपोर्ट करते थे। तो वो मेरे इनका ट्रक था, वो मैं ट्रक चलाता था। तो मैं ट्रक में जाके हर हफ्ते 2 बार आती थी, एयरपोर्ट से ले आता था। और अफ्रीकन सब्ज़ी के लिए मैं हर हफ्ते पेरिस जाता था। अफ्रीकन सब्जी होती थी बित्ते कुत्ते को, लेंग्याई, इनका जो आलू होता था, याम, और इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती थी। तो मैं पेरिस में बहुत बड़ी मार्केट थी सब्जियों की, वहाँ से लेके आता था, क्योंकि फ्रांस में बहुत ज़्यादा अफ्रीकन होते हैं। तो मैं जब जाता था ना पेरिस, तो आई हेटेड गोइंग टू पेरिस। ख़ास तौर पे वो मार्केट जिस जगह पे थी, रांझीस नाम था मार्केट का, वहाँ पे सारे मतलब माइग्रेंट्स का एरिया था। तो मुझे बड़ी कोफ्त होती थी, क्योंकि माइग्रेंट्स हैं ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, ना ट्रैफिक में ना रास्ते में। अब जो ये आप देख रहे हैं पेरिस का हाल देखें, ये दुनिया में मशहूर होता था पेरिस इज़ ए ब्यूटीफुल सिटी। आप इस ब्यूटीफुल सिटी का हाल इन्होंने देख लें क्या कर रहे हैं। ये जो एफिल टावर है, एफिल टावर इज़ राइट ऑन रिवर सेन, दरियाए सेन के ऊपर है एफिल टावर। और एफिल टावर के ऊपर जाने के लिए दरिया सेन के ऊपर से एक पुल, पैदल चलने वालों का पुल होता है। उस पुल पे चल के आप एफिल टावर के नीचे पहुंच जाते हैं। फिर आपको अगर ऊपर जाना है तो टिकट लेके आप लिफ्ट में बैठ के ऊपर जाते हैं। नीचे बहुत बड़ा चौक बना हुआ होता है एफिल टावर के नीचे, वहाँ पे लोग पिकनिक मनाते हैं, चारों तरफ गार्डन है। उस पुल के ऊपर जब मैं पहली बार जब गया ना, तो दोनों तरफ खोखे लेके खाने बेच रहे हैं, चीज़ें बेच रहे हैं। पुलिस आए तो उठा के खोखा भाग जाते थे। मतलब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते। और जिस हिसाब से उनकी गंदबाजी होती है, कचरों का ढेर लगा होगा। वन ऑफ द डर्टीएस्ट प्लेसेस इन यूरोप मुझे पेरिस लगता था। और वहाँ पे अब ओलंपिक हो रहा है। अब आप ये देखें, गोश्त रखा है, ये अनहाइजीन है। यूरोप में इट इज़ नॉट अलाउड। मैं हैरान होता हूँ कि ये किस तरह अलाउड होता है, लेकिन है यहाँ पे पेरिस में। और लंदन के भी ख़ास तौर पे कुछ इलाकों में ये हाल है। अजीज़ दोस्तों, चलते हैं फुटबॉल की तरफ। फुटबॉल मुझे इतना इंटरेस्टिंग कभी नहीं लगता था। वर्ल्ड कप वगैरह में देख लिया करता था। अभी यूरो चैम्पियनशिप हुई फुटबॉल की, और साउथ अमेरिका चैम्पियनशिप हुई। आज तक फुटबॉल के जितना वर्ल्ड कप हुए हैं, या तो यूरोपियन टीमों ने जीता है या साउथ अमेरिकन टीमों ने जीता है। ये 2 मेजर एरिया हैं। अफ्रीका में भी बहुत फुटबॉल मशहूर है, लेकिन अभी तक वो उतनी हद तक पहुँचे नहीं हैं।
यूरो चैंपियनशिप स्पेन ने जीती और अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका जीता, जो साउथ अमेरिका, पूरे नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका का था कोपा अमेरिका। उसमें अमेरिका, यूएसए, कनाडा, जमैका वगैरह थे। स्पेन की टीम ने तबाही गेम खेली और उसके ये 3 मेन प्लेयर जो थे, पेद्री, विलियम्स और लमीन यमाल। अब लमीन यमाल मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहा, एक 16 साल का लड़का जो कि अब 17 साल का हो गया है, फाइनल से एक दिन पहले। 16 साल का लड़का टूर्नामेंट खेलता है और सबकी नज़रें चुरा लेता है। ख़ास तौर पे सेमीफाइनल में यमाल ने जो गोल मारा है वो आउटस्टैंडिंग था। यमाल का फादर मोरक्कन है और उसकी माँ पापुआ न्यू गिनी की है और ये स्पेन में पैदा हुआ, कैटालोनिया में, और वहाँ से ये इसका बाप फिर बार्सिलोना चला गया। इसका बाप फुटबॉल का बहुत ही ज़्यादा शौकीन था और उसने बच्चे को बिल्कुल छोटी उम्र से फुटबॉल पे लगाया और उसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। अपना सब काम काज छोड़ के उसको ट्रेनिंग पे ले जाता था, सब कुछ था। इसका हीरो लायनल मेसी था, अर्जेंटीना का कैप्टन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ये यमाल को लायनल मेसी के गोद में भी दिया और जब भी, और लायनल मेसी बार्सिलोना के लिए खेलता था, बार्सिलोना क्लब के लिए, और जब भी यमाल भी बार्सिलोना की जूनियर टीम, और उससे तो मेसी की निगरानी में ये आगे बढ़ा और मेसी इसका हीरो था। और अभी मेसी ने बार्सिलोना क्लब छोड़ी तो यमाल सीनियर टीम में आ गया बार्सिलोना की, और यमाल के लिए रिकॉर्ड ऑफर हुई है बार्सिलोना को कि हमें दे दो। इससे ज़्यादा ऑफर आज तक किसी प्लेयर की नहीं लगी, लेकिन बार्सिलोना ने कहा कि लमीन यमाल इज़ नॉट फॉर सेल। यमाल एक्चुअली जहाँ तक मैं समझता हूँ जमाल है, क्योंकि स्पेनिश में जे होता है ना, उसको ख पढ़ते हैं, या इस तरफ डच में जे को य पढ़ते हैं और स्पेनिश में ख पढ़ते हैं। क्योंकि मेरे नाम आजाकिया में आता है ना, तो मैं जब वहाँ पे मैड्रिड में रहता था तो मैं एक बार हॉस्पिटल गया, मिस्टर मनीर आखाकिया, सेनियर आखाकिया, तो आखाकिया कहते थे। लेकिन ये यमाल मैं समझता हूँ जमाल है, इसका बाप मोरक्कन था और उसको अपनी आइडेंटिटी पे बहुत फ़ख्र है। इसने अभी जो जूते पहने थे जॉगर्स मैच के दौरान, उस पे नीचे जूते पे मोरक्को और पापुआ न्यू गिनी का झंडा बना हुआ था। ये और बात है कि हमारे इंडिया पाकिस्तान वाले अगर जूते पे झंडा लगाते तो उनके ऊपर तो गद्दारी का मुकदमा आ जाता, लेकिन इसको अपनी आइडेंटिटी पे बहुत नाज है। लेकिन बहरहाल ही इज़ ए प्योर स्पेनिश। स्पेन इस वक्त छाया हुआ है स्पोर्ट्स में। जिस तरह फुटबॉल का ये हाल है, और फिर कोपा अमेरिका अर्जेंटीना ने जीता, वो लायनल मेसी कैप्टन था उसका, और अब मुकाबला होगा नेक्स्ट ईयर कोपा अमेरिका विनर विथ यूरो चैंपियन, यानी स्पेन और अर्जेंटीना का। अजीज दोस्तों, इसी तरह विंबलडन टेनिस और टेनिस के जो 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं, ग्रैंड स्लैम जो कहलाते हैं, पहला ऑस्ट्रेलियन होता है हर साल, फिर जून में फ्रेंच ओपन होता है जिसको रोलैंड गैरोस भी कहते हैं, फिर जुलाई अगस्त में ब्रिटिश ओपन होता है जिसको विंबलडन कहते हैं। ये विंबलडन हमारे यहाँ एक कौंसिल है, वहाँ पे ये विंबलडन ग्राउंड है तो इसलिए इसका नाम विंबलडन है। और फिर यूएस ओपन होता है सितंबर अक्टूबर में। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और उसकी विक्ट्री पिछले 20 साल में 3 प्लेयर ने पकड़ी हुई थी, राफेल नडाल, रॉजर फेडरर और जोकोविक। इसके अलावा एंडी मरे जो हैं उसने भी 2 बार विंबलडन जीता था। लेकिन पिछले इस 24 साल में जो 2000 से लेकर अब तक ये 4 खिलाड़ी ही छाए हुए थे। लेकिन अब ज़ाहिर बूढ़े हो गए, रॉजर फेडरर रिटायर हो गया, एंडी मरे रिटायर हो गया, नडाल खेल रहा है, जोकोविक भी अभी तक खेल रहा है, विंबलडन के फाइनल में पहुंचा। लेकिन फाइनल में पिछले साल भी इसको कार्लोस अल्काराज ने हराया था, इस साल भी इसको कार्लोस अल्काराज ने फाइनल में हराया है। कार्लोस अल्काराज अब नया सेंसेशन है टेनिस में, अगेन स्पेनिश, स्पेन का है। राफेल नडाल स्पेन का था जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है हिस्ट्री का, लेकिन अब वो रिटायर हो गया। तो अब ये नया खिलाड़ी आया है जिसने लास्ट ईयर शायद
यूएस ओपन जीता था या ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था और विंबलडन जीता था। इस साल इसने फ्रेंच ओपन यानी रोलन गॉरस जीता था और अब विंबलडन भी जीता है। कार्लोस भी इस वक्त स्पोर्ट्स उसमें छाया हुआ है और ये है कि स्पेन इस वक्त स्पोर्ट्स को लीड कर रहा है। ये बड़े बड़े स्पोर्ट्स में से क्रिकेट के अलावा फुटबॉल, टेनिस भी एक आते हैं। अजीज़ दोस्तों, अंबानी जी की हाँ जो शादी हुई उस पर मैंने जो बोलना था पिछली बार बोल दिया है। मैं समझता हूँ कि इनका पूरा राइट है। जिस तरह किसी को गन पॉइंट पे इनवाइट नहीं किया है भाई, और जिसको इनवाइट किया है अपने रंग में रंगा है। देखें जितना सेलिब्रिटी आया, चाहे वो टोनी ब्लेयर था, चाहे वो जॉन कैरी था, चाहे वो सैमसंग का मालिक था, चाहे जितने भी आए उनको भारतीय ड्रेस पहनाए। बड़ी बात है भाई। औरतें जितनी आई सेलिब्रिटीज, भारतीय ड्रेस पहनाया। किम कार्दाशियन, क्लोए कार्दाशियन जो आई, जो कभी हमने उनको वेस्टर्न के अलावा किसी ड्रेस में नहीं देखा। ना सिर्फ ये कि भारतीय ड्रेस पहनाए गए बल्कि पूरा कवर करके मंदिर गई, पूजा की और भंडार में गई, वहाँ पे खाना खिलाया, लंगर खिलाया बच्चों को, पूरा ड्रेस कवर करके। आपके रंग आपके अपने रंग में रंग दिया जिन जिन को बुलाया। आपको क्या एतराज़ है भाई? भारत में इतने लोग गुर्बत की फकीर के लकीर के नीचे हैं और मुकेश अंबानी हैं, वो 5,000 करोड़ की शादी कर रहे हैं। तो भाई भारत में मुकेश अंबानी अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, और जो कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि बताएं सबको, ठीक है ना। कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। उनका भी चैरिटी का एक सिस्टम है। और साथ में मैंने जहाँ तक सुना है पिछले 1-2 महीने से भंडार चल रहा था जिसमें गरीबों को खाना खिलाया जा रहा था, वॉटेवर। लेकिन भाई वो अपने जायज़ पैसे से जो भी कर रहे हैं उनका राइट है। अजीज़ दोस्तों, अब मैं थोड़ा आपको छोटी मोटी 2-3 चीज़ें बताऊंगा। राजीव मल्होत्रा जी मेरे एक बहुत ही अच्छे गुरु हैं। मैं उनसे बहुत मुतासिर हुआ हूँ, इनसे मेरी बातचीत भी हुई है और हम कांटेक्ट में हैं। उन्होंने अभी माइनॉरिटीज़ के हवाले से, भारत के माइनॉरिटीज़ के हवाले से कुछ कहा है। 2 मिनट की वीडियो आपके सामने रखूंगा। I see every minority group mischaracterized as a minority. Or let me put it this way, those minority groups that have a foreign nexus, that are a footprint, local footprint of an international powerhouse, are mischaracterized as a minority. Actually, it's a branch office of a powerful majority. Because if you had a small office of IBM where there's 100 people, you wouldn't say, well, 100 hain to choti si hai venture, it must be minority. And if you see McDonald's with 20 employees, you're not going to say it's a minority, let's give them minority status. So similarly, if you have a church or a madrasa with a small number of people, I mean, the point is that they are controlled, they are appointed, they are funded, they are trained by a global headquarters. They are more like an MNC. And if you look at the rules governing the Vatican, the Catholic Church, the Vatican appoints, please note this, the Vatican appoints every bishop in India. So if a foreign headquarters is appointing who the manager will be in every branch, they control the funding, they certainly control the ideology, they send them there for training. How can you say this is not a foreign enterprise? It is an MNC. And the Vatican is also a sovereign state. It is a member of the United Nations. So they're a sovereign state. So when a sovereign state appoints somebody to represent them, it's a consulate. So rather than saying that they are a minority and get special privileges, they are actually a foreign consulate. Every church is a foreign consulate. I mean, it may sound politically incorrect, but the fact is that hiding under the garb of religion and religious freedom and religions ko kuch keh nahi sakte, point is that under the garb of religion, it is a sovereign state which is running this operation, this whole franchise of local establishments. This is something we ought to discuss.
we ought to be able to have free conversations and maybe litigation also, or maybe let the courts intervene and say, China has a good precedence. China decided that there's no bar on Christianity, but there's a bar on foreign church intervening. So they do not accept foreign appointed bishops. They demand that the Chinese have to organize. You can read the Bible, you can worship Jesus, no problem. But why you need somebody sitting somewhere else to appoint you? So this is a very powerful argument that our people need to take forward. अजीज दोस्तों, तुर्किश प्राइम मिनिस्टर रेसेप तैयब अरदगान ने कहा है कि जो मॉडरेट इस्लाम का टर्म है ना, वो अगली है, ऑफेंसिव है। दुनिया में कोई मॉडरेट इस्लाम नहीं है, इस्लाम सिर्फ इस्लाम है। तो जाहिर है हमें भी पता है कि ऑफेंसिव इस्लाम है, एग्रेसिव इस्लाम है, मॉडरेट इस्लाम की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब जैसे ये देखें, जवाब में लकी अली, हमारे भारत के एक मशहूर कॉमेडियन महमूद के बेटे लकी अली ने कहा कि अगर आप अल्लाह की ब्लेसिंग्स पे बिलीव नहीं करते तो आपको कैसे उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह आपको ब्लेस करेगा। अगर आप अल्लाह से मांगेंगे तो आपको अल्लाह ब्लेस करेगा ना। और दुनिया में अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं है, कोई गॉड नहीं है। तो इसके जवाब में ये वरुण कुमार राणा ने कहा कि हम समझते थे तुम एक सिंगर हो, लेकिन तुम तो जाकिर नाइक निकले। और मैवरिक ने कहा कि क्या खाली अल्लाह के मानने वालों के ऊपर ही ब्लेसिंग आएगी? बाकी जो नॉन बिलीवर हैं, जो अल्लाह पे नहीं बिलीव करते, क्या उनके ऊपर लानत है? काफिरों को सिर्फ इसलिए जहन्नम में भेजा जाएगा कि वो अल्लाह पे बिलीव नहीं करते। और फिर एक और जगह पे उसने कहा कि इट इज़ ए लोनली थिंग टू फॉलो द सुन्ना ऑफ द प्रॉफिट, योर फ्रेंड्स विल लीव यू, द वर्ल्ड विल कॉल यू ए टेररिस्ट। तो सही है ना। तो उसके जवाब में भी किसी ने कहा है कि ये मोमिन ऐसा है जिसने 3 काफिर औरतों को कन्वर्ट किया, उनसे शादी की, उनसे 5 मुसलमान बच्चे बनाए और उन सबको छोड़ भी दिया, और अब ये लोनली का शिकवा करता है। तो ये मेंटल केस है लकी अली, और मेजॉरिटी मुसलमान मेंटल केस ही हैं। आखिर में मैं ये आपके एक इंडियन मौलवी के बारे में आधे मिनट की वीडियो। मुल्क हमारा है, अच्छी तरह समझ लीजिए, ये हमारा मुल्क है। जो हमारी जिम्मेदारी है इस मुल्क के लिए, वो हम निभाएंगे हर हाल में इंशाअल्लाह। कोई समझौता नहीं होगा उसको। हमारा मजहब अलग है जरूर, हमारा लिबास अलग है, हमारी तहजीब भी अलग है, हमारे खाने पीने का तरीका भी अलग है। और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब, तो तुम कहीं और चले जाओ। अब ये कह रहे हैं कि ये हमारा मुल्क है, हमारा देश है, अगर तुम लोगों को पसंद नहीं है हमारा देश, हमारा मज़हब, तो ये देश छोड़ के चले जाओ, ये इनका देश है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।